एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में, पूंजी संरचना के बारे में। पूंजी संरचना में विभिन्न प्रतिभूतियों में पारस्परिक अनुपात को निर्धारित किया जाता है, अर्थात यह निर्णय लिया जाता है कि कुल आवश्यक पूंजी किन किन स्रोतों से प्राप्त की जाए। यानी विभिन्न प्रतिभूतियों के कॉम्बिनेशंस को कैपिटल स्ट्रक्चर बताता है। पूंजी संरचना की डेफिनेशन क्या है? फर्म की स्थायी वित्तीय व्यवस्था पूंजी संरचना है जो सामान्यतया दीर्घकालीन ऋण, पूर्वाधिकार अंश एवं समता अंशों द्वारा व्यक्त होती हैं, जिसमें अल्पकालीन शाख सम्मिलित नहीं होती। यहाँ यह ध्यान रखने वाली योग्य बात है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, पूंजी संरचना है, इसमें अल्पकालीन शाख को शामिल नहीं करते। कई बार ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। पूंजी संरचना का मतलब ही दीर्घकालीन कोष है, इसमें अल्पकालीन शाख को शामिल नहीं किया जाता। अगर एक शब्द में अपने को कैपिटल स्ट्रक्चर को डिफाइन करना हो तो कैपिटल स्ट्रक्चर बराबर दीर्घकालीन कोष। वित्तीय संरचना क्या होती है? वित्तीय संरचना यह व्यक्त करती है कि संस्था ने अपनी संपत्तियों की वित्तीय व्यवस्था किस प्रकार की है। वित्तीय संरचना जो है यह स्थिति विवरण यानी बैलेंस शीट के समस्त बाएं हाथ के भाग का योग होती हैं। यानी जो लाइबिलिटी साइड होती हैं, लाइबिलिटी जो पक्ष होता है उसमें जो भी मदें शामिल की जाती हैं उन सभी का योग वित्तीय संरचना कहलाती हैं। वित्तीय संरचना में दीर्घकालीन कोष तो शामिल ही हैं, उनके साथ साथ चालू दायित्वों को भी शामिल किया जाता है। तो यहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है कि पूंजी संरचना में क्या शामिल है, वित्तीय संरचना में क्या शामिल है, या फिर ये डायरेक्ट फॉर्मूला दे देते हैं पूंजी संरचना बराबर दीर्घकालीन कोष प्लस चालू दायित्व, और ऐसे करके यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आपको ये क्लियर मेंशन करना है या याद रखना है कि पूंजी संरचना बराबर तो ओनली दीर्घकालीन कोष और वित्तीय संरचना बराबर दीर्घकालीन कोष प्लस चालू दायित्व। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले तत्व। पूंजी संरचना को दो प्रकार के तत्व प्रभावित करते हैं, आंतरिक तत्व और बाह्य तत्व। आंतरिक तत्व में क्या क्या शामिल है? आंतरिक तत्व में व्यवसाय की प्रकृति, आय की निश्चितता, नियमितता, व्यवसाय पर नियंत्रण करने की इच्छा, प्रबंधकों का दृष्टिकोण, परिचालन रेशियो, क्षमता पर व्यापार, पूंजी दंतीकरण, यह सब वो बिंदु हैं जो आंतरिक व्यापार से संबंधित होते हैं। इसी वजह से इन्हें आंतरिक तत्व कहा गया है। और बाह्य तत्वों में क्या क्या शामिल हैं? पूंजी बाजार की दशाएं, कैपिटल बाजार में किस प्रकार की दशाएं विद्यमान हैं, विनियोक्ताओं की प्रकृति कैसी है, पूंजी निर्माण की लागत कैसी है, सरकार की नीतियां कैसी हैं, वित्तीय संस्थाओं की नीतियां किस प्रकार की, ये बाह्य तत्व में शामिल हैं जो पूंजी संरचना को प्रभावित करती हैं। एक एक की बात करें, व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय की प्रकृति, यदि संस्थाएं निर्माणकारी कार्यों में लगी होती हैं तो उनमें स्थायी पूंजी की अधिक तथा कार्यशील पूंजी की कम आवश्यकता होती है। और इसी के विपरीत यदि व्यापार कार्यों में लगी हुई हों तो स्थायी पूंजी की कम तथा कार्यशील पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। यानी डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ बिजनेस किस प्रकार का है। दूसरा है आय की निश्चितता एवं नियमितता। यदि भविष्य में एक संस्था को बॉन्ड और ऋण पत्र तभी निर्गमित करने चाहिए जब संस्था की आय भविष्य में निश्चित एवं नियमित हो, तब तो बॉन्ड एवं डिबेंचर इश्यू किए जा सकते हैं। यदि संस्था में भविष्य को लेकर अनिश्चितता है, यदि आय की अनिश्चितता है तो फिर समतांश जारी करने चाहिए। यानी आय की भविष्य में निश्चितता भी डिपेंड करती है और उसी के अनुरूप डिबेंचर या इक्विटी या फिर अंश समतांश इश्यू किए जाते हैं। व्यवसाय पर नियंत्रण की इच्छा, यदि व्यवसाय को कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित करना है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा डिबेंचर वगैरह ये इश्यू किए जाते हैं, ताकि क्योंकि अगर इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे, समतांश तो मालिक होते हैं, इस वजह से यदि समतांश जारी करने का मतलब एक तरह से ये हो गया कि आपने उसके कंट्रोलर बढ़ा लिए या उसके स्वामियों की संख्या में वृद्धि कर दी। इस वजह से यदि कुछ ही व्यक्तियों के लिए हाथों में कंट्रोल करना है तो डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाते हैं, और यदि उसके प्रबंध या स्वामित्व में वृद्धि करनी है तो इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किए जाते हैं। प्रबंधकों का दृष्टिकोण कैसा है, ये भी काफ़ी सीमा तक उनके अनुभव, जोखिम करने की क्षमता, ये डिपेंड करता है प्रबंधकों के दृष्टिकोण में।
ऑपरेटिंग रेशियो में क्या है? सामान्यतः ऑपरेटिंग रेशियो ऐसे व्यवसायों में होता है जिनमें मुख्यतः क्रय विक्रय मरम्मत का कार्य किया जाता है, या फिर जिनमें स्थायी संपत्तियों एवं यंत्रों का प्रयोग कम होता है तथा श्रम शक्ति का प्रयोग अधिक होता है। समतापर व्यापार और कैपिटल गियरिंग के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। बाह्य तत्व की बात करें तो इसमें पहला है पूंजी बाजार की दशाएं। पूंजी बाजार की दशाएं बहुत प्रभावित करती हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को। मंदी की दशाओं में ब्याज दर कम होती हैं तथा लाभ की संभावनाएं अनिश्चित व अनियमित होती हैं। ऐसी स्थिति में साधारण अंशों की अपेक्षा ऋण पत्र अधिक लोकप्रिय होते हैं, तो ऋण पत्र जारी किए जाते हैं। ये देखा जाता है पूंजी बाजार की दशाओं में कि मार्केट में किस प्रकार की दशाएं, यदि मंदी का दौर है तो ऋण पत्र वगैरह जारी होते हैं, मंदी का दौर नहीं है तो फिर अंश इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट है विनियोक्ताओं की प्रकृति। विनियोक्ता की प्रकृति भी बहुत कुछ सीमा तक प्रभावित करती हैं। कुछ विनियोक्ता ऐसे होते हैं जिनके पास अत्यधिक धन होता है, कुछ विनियोक्ता ऐसे होते हैं जिनके पास धन की कमी होती है। कुछ विनियोक्ता साहसी होते हैं, कुछ विनियोक्ता जोखिम उठाने को तत्पर रहते हैं, कुछ विनियोक्ता ऐसे होते हैं जो धन की सुरक्षा एवं प्रत्याय की निश्चितता चाहते हैं। अतः इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही कैपिटल स्ट्रक्चर किया जाता है या उन्हीं के अनुरूप पूंजी प्राप्त की जाती है। पूंजी निर्माण की लागत। पूंजी निर्माण की लागत भी बाह्य फैक्टर हैं। पूंजी की लागत में अभिगोपन व्यय, दलाली, बट्टा इत्यादि शामिल हैं। प्राय व्यावसायिक संस्थाएं इन लागतों को न्यूनतम रखना चाहती हैं। अतः सामान्यतः ऐसे प्रतिभूतियों के निर्गमन को प्राथमिकता दी जाती है जिनके निर्गमन की लागत अपेक्षा कम होती है। नेक्स्ट है सरकारी नीतियाँ। सरकार की नीतियाँ भी इसको प्रभावित करती है कैपिटल स्ट्रक्चर को। सरकार की नीति भी उद्योग, व्यापार, सेवा आदि के बारे में परिवर्तित होती रहती है और उनसे कैपिटल स्ट्रक्चर प्रभावित होती है। और भी वित्तीय संस्थाओं की जो नीतियां होती हैं, जो फाइनेंस वगैरह का काम करती है, वो संस्थाएं किस प्रकार की पॉलिसीज बनाती हैं, वो भी बार बार चेंज होती रहती हैं, तो कैपिटल स्ट्रक्चर को काफ़ी सीमा तक प्रभावित करती हैं। इसके आगे बात करें आदर्श या अनुकूलतम पूंजी संरचना के कौन कौन से गुण होने चाहिए। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा गया है एनुअल एग्जाम में कि अनुकूलतम पूंजी संरचना के गुणों की व्याख्या कीजिए, कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो मैंने 8 सिंपल से गुण लिखे हैं। पहला है सरलता, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, यानी किसी भी प्रकार की जटिलता उसमें नहीं होनी चाहिए। सरलता का तात्पर्य है कि प्रारंभ में कम से कम प्रकार के प्रतिभूतियों से संग्रह किया जाना चाहिए, यानी उनमें जटिल प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, लोचपूर्णता का गुण भी उसमें होना चाहिए। पूंजी ढांचे का निर्धारण केवल उपक्रम की तत्कालीन आवश्यकताओं के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि दीर्घकालीन आवश्यकताओं के लिए भी किया जाता है। अतः पूंजी ढांचा इस प्रकार का होना चाहिए कि उसमें परिवर्तन किया जा सके व्यवसाय की आवश्यकताओं के अनुरूप। इस वजह से उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का गुण होना चाहिए। नेक्स्ट है पूर्ण उपयोग, फुल यूटिलाइजेशन। पूंजी की मात्रा का निर्धारण इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे संस्था में न तो अल्प पूंजीकरण हो और न ही अति पूंजीकरण हो। संस्था में उचित पूंजीकरण होना चाहिए। जब संस्था में उचित पूंजीकरण होता है तब संस्था के पास पूंजी बेकार नहीं पड़ी रहती और उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन होता रहता है। नेक्स्ट है एडुकेट लिक्विडिटीज, पर्याप्त तरलता भी होनी चाहिए। कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर तथा संपत्तियों का मिश्रण इस प्रकार का होना चाहिए जिससे संस्था के पास सदैव पर्याप्त तरलता रहे। संस्था को अपनी पूंजी का उचित भाग सदैव तरल संपत्तियों के रूप में रखना चाहिए, यानी कंपनी या किसी संस्था के पास लिक्विडिटी भी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। नेक्स्ट है न्यूनतम जोखिम या न्यूनतम कॉस्ट, न्यूनतम लागत। जोखिम अलग है, पहले है न्यूनतम लागत। पूंजी विभिन्न साधनों से एकत्रित की जा सकती है तथा प्रत्येक साधन की लागत होती है। पूंजी ढांचे का चुनाव या कैपिटल स्ट्रक्चर का चुनाव इस प्रकार किया जाए जिससे पूंजी संग्रह की लागत न्यूनतम होनी चाहिए, या ऐसे मिश्रण को चुना जाना चाहिए पूंजी स्ट्रक्चर में या कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए जिससे पूंजी की औसत भार युक्त लागत मिनिमम हो। नेक्स्ट है न्यूनतम रिस्क होनी चाहिए। कंपनी के व्यवसाय में अनेक प्रकार की जोखिमें होती हैं जो कि करों की मात्रा, लागतों में परिवर्तन, मूल्यों में परिवर्तन, ब्याज दरों में परिवर्तन आदि से घटती बढ़ती हैं। अतः कैपिटल स्ट्रक्चर का निर्धारण इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे इनका प्रभाव कम से कम पड़े। नेक्स्ट गुण है अधिकतम नियंत्रण।
एक कंपनी पर साधारण अंशधारियों का नियंत्रण होता है क्योंकि पूर्वाधिकार अंशधारियों तथा ऋणपत्रधारियों को मतदान का अधिकार नहीं होता, परंतु विशेष परिस्थितियों में मतदान का अधिकार इनको प्राप्त हो जाता है। अतः पूंजी ढांचे में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए जिससे व्यवसाय का नियंत्रण साधारण अंशधारियों के हाथों से निकल जाए, यानी मैक्सिमम कंट्रोल का गुण उसमें होना चाहिए। और लास्ट है अधिकतम लाभदायकता। किसी भी व्यावसायिक संस्था के लिए आदर्श पूंजी ढांचा वह होगा जिसके द्वारा व्यवसाय की लाभदायकता अधिकतम हो सके। प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, यानी अधिकतम लाभदायकता का गुण होना चाहिए। यद्यपि लाभदायकता प्रॉफिट है वह व्यवसाय के प्रबंध की कुशलता पर भी निर्भर करती है, परंतु पूंजी की लागत भी इसे प्रभावित करती है। अतः कैपिटल स्ट्रक्चर यानी पूंजी का ढांचा ऐसा होना चाहिए जिससे पूंजी की लागत कम से कम हो। इसके आगे जो कैपिटल स्ट्रक्चर के जो डिसीजंस हैं, निर्णय हैं, वो अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।